हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर श्रीकांत व्यास आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ई स्कूल में। आज हम लेकर आए हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए इनकम टैक्स का जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, यानी छंटनी पर क्षतिपूर्ति। तो आज इसे हम स्टार्ट करेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हमारा जैसे सैलरी हेड में ये आपके वीडियो नंबर 11 हो रहा है और सैलरी हेड का ये आपके 6th पार्ट हम ले रहे हैं, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। ओके, सबसे पहले इसका हिंदी नाम देख लें, छंटनी पर क्षतिपूर्ति, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। प्यारे बच्चों, रिट्रेंचमेंट क्या होता है? जब कोई कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या में कमी करती है उसको हम बोलते हैं रिट्रेंचमेंट, छंटनी। क्लियर है? कमी करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मान लो उसकी सेल नहीं हो रही है, और वर्तमान कारण तो आप समझ ही रहे हैं, कोविड में जैसे छंटनी करती हैं। जो उपयोगी बहुत काम के कर्मचारी हैं केवल उन्हीं को रखेगी, जो कम उपयोगी हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको नहीं रखेगी। तो ये सारी बातें रिट्रेंचमेंट में आती है। क्योंकि हमारे ये कंसर्न इसमें नहीं है, हमारा तो ये है कि रिट्रेंचमेंट पे जो कंपनसेशन मिलता है इनकम टैक्स, उसके बारे में क्या कहता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक छोटा सा टॉपिक मैंने लिया है, सिर्फ जल्दी से देखें। सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि जब कोई कर्मचारी अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है छंटनी के कारण से, तो उसे रिट्रेंचमेंट कहते हैं। ऐसी स्थिति में उसको एम्प्लॉयर क्या देता है? पैसे देता है। वो पैसे उसको कहलाते हैं कंपनसेशन। तो अब अपने इसको देखते हैं थोड़ा सा। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, इस पे क्या लिखा है? रिट्रेंचमेंट मीन्स कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने हमारी जो सर्विस थी उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया है, यानी वो हमें हटा रहे हैं, और ड्यू टू रिट्रेंचमेंट यानी छंटनी कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट लोगों को ही रखेंगे। यहाँ पे एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लो आपके गलत व्यवहार, गलत प्रैक्टिस के कारण से निकाला जा रहा है तो वो इसमें नहीं आएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं छंटनी के कारण से निकालना। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये आपके आता है सेक्शन 10(10)(b) में। क्लियर? तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक सिर्फ इतना ही देखने वाले हैं कि इसमें क्या करना होता है। बढ़े आगे। इसमें आपके देखो, सबसे पहले एनी कंपनसेशन रिसीव्ड बाय अ वर्कर को जो कंपनसेशन मिला एट द टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट, जब उसे छंटनी के कारण से निकाला गया, इज एग्जम्प्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। ये जो ए, बी और सी दे रखे हैं, उन तीनों में से जो भी कम होगा वो करमुक्त होगा। दैट विल बी एग्जम्प्टेड फॉर हिम। क्लियर? तो एग्जम्प्टेड की अमाउंट के लिए सबसे पहला जो ए पॉइंट है वो लिखता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, यानी उस व्यक्ति को कितना पैसा इसके लिए मिला। नौकरी से निकाला, उसको कंपनसेशन दिया, तो कितना रिसीव्ड होगा। मैक्सिमम 5 लाख, ये जो संख्या है वो है मैक्सिमम के लिए, तो याद रखना है मैक्सिमम 5 लाख। और थर्ड जो है, ये एक इम्पोर्टेंट क्लॉज होता है, इसको मैंने एकदम शॉर्ट में आपको याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा ले लिया है, ज़्यादा इसमें डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ ताकि आप सीधा याद करें इसको। सर्विस पीरियड, यानी जितने साल वो नौकरी करता है, उसमें हमने लिखा है 6 मंथ। जब भी मैं ब्रैकेट में 6M लिखता हूँ या 6 मंथ लिखता हूँ, इसका मतलब वी हैव टू गिव द वैल्यू टू 6 मंथ ऑल्सो। यानी अगर किसी की नौकरी 12 साल 6 महीने है, 12 साल 7 महीने है, तो सर्विस पीरियड 13 माना जाएगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है 15 डेज। उनको 15 दिन की सैलरी के बराबर ये हो सकता है। और एवरेज सैलरी, और ये इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? एवरेज सैलरी ऑफ 3 मंथ, 3 महीने की एवरेज सैलरी लेनी है। ये लास्ट 3 मंथ होते हैं जिसमें उसको नौकरी करी थी। डिवाइड बाय, उसमें भाग देना है 91 और 92 से। ये करेक्ट कर लेना प्यारे बच्चों, 92 है। ओके, अब आते हैं कंपनसेशन पे हिंदी मीडियम के लिए। इसमें आपको क्या करना है? यदि कर्मचारी को छंटनी, रिट्रेंचमेंट के कारण से नौकरी से निकाल दिया जाता है तो निम्न में से न्यूनतम राशि करमुक्त होगी। ये इतना सा ध्यान है। तो सबसे पहले प्राप्त राशि, अमाउंट रिसीव्ड सेम है। सेवा काल इंटू 15 इंटू 3 माह का वेतन इंटू 91 या 92, ये भी सेम है। ऊपर जो था वही है हिंदी मीडियम।
और मैक्सिमम 5 लाख। इन तीनों में से जो भी आपके होगा कम वो कर मुक्त होगा और जो बच जाएगा वो टैक्सेबल होगा। अब अपने इसमें आगे बढ़ते हैं, इसकी और चीज़ों को समझ लेते हैं। स्पष्टीकरण के 3 पॉइंट हमारे सामने हैं। एक तो वेतन से आशय सेवानिवृत्ति के पूर्व के 3 माह के कुल वेतन और वेतन में मूल वेतन, बेसिक सैलरी, डीए हमेशा लेना है, सकल भत्ते, सारे अलाउंसेज लेने हैं, अनुलाभ यानी फैसिलिटीज़ भी लेनी है, कंपनसेशन, कमीशन ऑन सेल्स और एलटीए लीव ट्रैवल अलाउंस, ये हम आगे देखेंगे क्या होता है। तो ये अपने को लेना है, को सम्मिलित करते हैं। तो ये तो वो अपना फर्स्ट पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सैलरी में क्या क्या लिया जाएगा ये इसकी बेसिक कैलकुलेशन इसके अंतर्गत आ जाती है। ओके, अब उसके बाद में आप एक बार वापस देखना चाहेंगे बेसिक सैलरी डीए। एक्चुअली मैं इसमें कई बार बच्चों को बोलता हूँ इसमें सारी चीज़ें ली जाती हैं, तो इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी बेसिक सैलरी है, डीए है, डीए अवश्य का मतलब ऑलवेज हो गया, हमेशा ही लेना होता है, अलाउंसेज लेने होते हैं और आपकी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनकी भी वैल्यू लेनी होती है। तो ये चीज़ें हम धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम टैक्स में प्यारे बच्चों हम बढ़ते जाएंगे ना, तो ये अपने आप आने लगेगी। अभी आपको अलाउंस भी सीखे नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, तो बस आप तो बस इस रूल को याद रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है कि यदि कर्मचारी प्रबंधक है या प्रशासक है या सुपरवाइजर जिसको हम बोलते हैं के रूप में 10,000 रुपये पर मंथ से अधिक वेतन प्राप्त करता है तो ऐसे कर्मचारियों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति कर योग्य होगी। बहुत सिंपल है, यानी अगर एक कम इनकम वाले व्यक्ति को कंपनसेशन मिले तो टैक्स फ्री करेंगे, लेकिन अगर उसकी इनकम ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में उसको टैक्स फ्री नहीं करेंगे। उसके लिए हमने कहा है 10,000 रुपये पर मंथ के लिए, और 6 महीने से ज़्यादा अवधि को क्या माना जाएगा, 1 ईयर माना जाएगा। अब देखिए इतना सा ही रूल है कंपनसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट के लिए, यानी जब आपको छंटनी के कारण से नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसके बदले में आपको सैलरी दी जाती है, तो उस सैलरी में 3 पॉइंट हैं, प्राप्त राशि, दूसरा 5 लाख और तीसरा सर्विस पीरियड इंटू 15 इंटू 3 माह का एवरेज सैलरी। इन तीनों को करने से जो मिनिमम राशि आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, कर मुक्त हो जाएगी, और उसको जो प्राप्त राशि में से घटाएंगे तो कर योग्य आ जाएगी। दोनों ही चीज़ें हम अभी इसको देखेंगे। तो रूल तो मेरे हिसाब से आप लोगों को याद हो गया होगा, जरूर कमेंट करके बताना। अब हम इसमें लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल ताकि आप उससे समझ सकें कि इसको कैसे सॉल्व करें। ये रहा प्यारे बच्चों आपके सामने एक अच्छा सा एग्जाम्पल, मैं इसको रीड करता हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दे रखा है। सबसे पहले श्री घनश्याम राजस्थान हैंडलूम फैक्ट्री में 1 मई 2007 को लिपिक नियुक्त हो गए, यानी 2007 से वो नौकरी कर रहे हैं। उन्हें 15 जून 2019 को छंटनी के कारण ड्यू टू द रिट्रेंचमेंट, इंग्लिश में भी पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप उसको जरूर पढ़ें, नौकरी से हटा दिया गया है। उन्हें 18,000 रुपये की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुई। तो प्राप्त राशि क्या हो गई, 18,000, ये अपना एक पॉइंट आ गया। उसके बाद में उनको 1 अप्रैल 2019 से 2,300 रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त हुआ, यानी उसकी जो तनख्वाह है वो देख लो आप 10,000 से कम है, 2,300 रुपये प्रति माह वेतन उसको मिलता है अप्रैल में। ओके, परंतु वो कहते हैं इससे पूर्व उसकी जो सैलरी थी वो 2,000 रुपये प्रति माह थी। तो हमें जो 3 महीने का चाहिए होगा तो उसके लिए, अब चूंकि इसने नौकरी हटी कब है, ये बहुत डेट इंपॉर्टेंट होता है, जून, तो जून से पहले के 3 महीने लेने हैं, पूरे 3 महीने, तो मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने हो जाएंगे, वो भी हम देखेंगे। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए क्षतिपूर्ति की राशि ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन यहाँ पे इसको जरूर एक बार पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो मैंने आपको 3 बातें सिखाई हैं, मैं यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लो और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम हमारा जो है वो इसमें रहेगा कि हम लेंगे इसमें नंबर 1 ए पॉइंट, क्या, अमाउंट रिसीव्ड। ओके, तो रिसीव्ड कितना हुआ, 18,000, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, समझ में आता है मेरे हिसाब से। रिसीव्ड अमाउंट ए पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा है मैक्सिमम, वो कितना है, 5 लाख, ये भी हो गया। थर्ड पॉइंट के लिए थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना होता है तो वो अपने लेते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में अपना रूल है सर्विस पीरियड, और ब्रैकेट में हम लिखते हैं 6M। 6M हम बस इसलिए लिखते हैं ताकि आपको याद रहे कि 6 महीने से ऊपर यदि समय लग रहा है
तो उसको अपने को पूरा साल लेना है। तो इसकी सर्विस अभी हम देख लेते हैं। देखो अभी इसकी नौकरी जो है उसने शुरू करी है 1 मई 2007 से, ठीक। और रिटायरमेंट इसका होता है अप्रैल में होता है। तो लगभग आप ये समझ लें कितने साल हो गए यहाँ से, 2007 से 19 जून में रिटायर होता है। तो ये भी अपने को लेना है। तो 6 मंथ सर्विस पीरियड, पहले रूल लिख देते हैं, मल्टीप्लाई विद 15 डेज, ओके, और मल्टीप्लाई विद एवरेज डेली सैलरी। वो जो 3 महीने और वो जो है ना, उसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एवरेज डेली सैलरी। अब इसको कैलकुलेट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम लोगों को इसमें सर्विस पीरियड निकालना है। बहुत सिंपल सा काम है, सर्विस पीरियड। तो सर्विस पीरियड के लिए इसने नौकरी स्टार्ट कब करी वो देखना है। तो नौकरी इसने स्टार्ट करी 1 मई 2007 को और रिटायर होता है 15 जून 2019 को। तो 1 मई 2007 से 15 जून 2019, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी पूरी गणित निकालें तो वो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कैलकुलेट करके रखा है। वो है 12 वर्ष 12 ईयर्स, 1 माह 1 मंथ और 15 डेज, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि हमें इसमें पूरे में जो टाइम है सर्विस पीरियड कितना माने, हमारे लिए तो बहुत अच्छा 2007 से 19, वैसे आप देख लो 12 साल होते हैं और अपने को 6 महीने से ऊपर हो तो सोचने की ज़रूरत है, अदरवाइज सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सर्विस पीरियड जो हमारा है SP, सर्विस पीरियड जो है वो हो गया 12 ईयर्स। एक चीज़ आ गई, यहाँ पे लिख दो 12, ओके। 15 अपनी जगह पे है तो उसको 15 पड़ा रहने दो। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये चाहिए एवरेज डेली सैलरी, जिसको हम 3 महीने का वेतन कहते हैं। तो इसमें अपने को क्या करना, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एवरेज डेली सैलरी। इसके लिए अपने को सबसे पहले 3 महीने की सैलरी चाहिए। तो 3 महीने कौन से, अभी हमने कहे मई तक ख़त्म होने वाले हैं, यानी मार्च अप्रैल और मई, मार्च अप्रैल और मई। लास्ट 3 महीने ये हुए क्योंकि जून में वो रिटायर हो गया, सही है ना ये बात। तो मार्च अप्रैल और मई, इसकी सैलरी जो है वो चेंज हुई है। कब चेंज हुई, एक बार क्वेश्चन में मेरे साथ देखो। इसकी सैलरी चेंज हुई प्रति माह से, वो कहते हैं, परंतु उसके पूर्व 2000 रुपये थी, यानी 1 अप्रैल को 2300 हुई। तो अप्रैल में चेंज हुई ना, तो अप्रैल में चेंज हुई, तो अप्रैल में तो थी 2300, तो मई में भी क्या होगी आपके 2300 हो गए। लेकिन उससे पहले कितनी थी 2000। ये आपके 3 महीने की सैलरी आ गई। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3 महीने की सैलरी अपने को लेनी है। अब प्रश्न आया 3 क्यों, क्योंकि 3 रूल्स में है। तो 3 महीने की सैलरी हमने ले ली है। अब 3 महीने की सैलरी में हमें डेज से डिवाइड करना है। तो जब हम डेज से डिवाइड करते हैं तो उसमें आपके देखो मार्च कितने दिनों का है, 31 प्लस 30 अप्रैल और मई 31। ये जो 91 और 92 है ना, वो यही है महीनों के, या तो 31 30 31 होगा या 30 31 31 होगा। तो जो या तो 91 दिन बनेगा या 92 बनेगा। फरवरी के लिए मुझे आप एक बार मत पूछिएगा, उसके हिसाब से जो दिन बनते हैं वो आप ले लीजिएगा। तो फिलहाल हमारे पास कैलकुलेशन भी इसकी आ जाएगी, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आता है, मैंने नोट करके रखा है, वो है आपके 71.74। ये आपके है एवरेज डेली सैलरी, औसत दैनिक वेतन। क्लियर प्यारे बच्चों। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये 71 पॉइंट जो 74 आया है
उसको हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे 71.74। सारी चीज़ें आप देखें इसमें हमारे पास आ गई है, हमने एक एक कैलकुलेशन इसमें ले ली है ना। तो ये हमारे इसमें आने के बाद अब इसकी कैलकुलेशन जो आएगी वो आती है आपके टोटल 12,913। अब आपके पास तीनों संख्याएं आ गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2 और 3। इन तीनों में से जो कम है वो कर मुक्त है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ये हो गई एग्जम्प्टेड। तो हमारा जो प्रश्न है उसमें तो सिर्फ इतना ही पूछा था कि एग्जम्प्टेड कितना होगा, तो वो हमने बता दिया, ये आपका आंसर होगा। ओके, अब हमें क्या करना है, हम ये भी जानना चाहते हैं कि टैक्सेबल कितना होगा। तो इसके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप लिखो टैक्सेबल। तो टैक्सेबल का रूल होता है रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड। तो रिसीव्ड हुआ 18,000 माइनस एग्जेम्प्टेड हुआ 12,913 रुपये। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आएगा 5087, ये टैक्सेबल हो गया। एग्ज़ाम में अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि टैक्सेबल पूछा है या टैक्स फ्री पूछा है, जिसको हम बोलते हैं। तो ये इतना सा अपना रूल था। आप देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन आपको कराया, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई। शॉर्ट क्लास थी और एक लंबे समय बाद में भी थी, तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण से बन नहीं पाए थे वीडियोस, जैसा कि आप जानते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाय।